नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा के जनता से। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। कैबिनेट की बैठक में शिक्षक हस्तांतरण नीति 2023 के मसौदे को मंजूरी मिली, तो वहीं 25 अगस्त से मानसून सत्र शुरू करने का फैसला भी लिया गया है। खास रिपोर्ट के जरिए देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें 5 जून 2017 को जारी शिक्षक हस्तांतरण नीति 2016 को निरस्त करते हुए शिक्षक हस्तांतरण नीति 2023 के मसौदे को मंजूरी प्रदान की गई। इस नई नीति का उद्देश्य छात्रों के शैक्षणिक हितों की रक्षा करने, कर्मचारियों में नौकरी की संतुष्टि को बढ़ाने और निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से शिक्षकों और स्कूलों के प्रमुखों का न्याय संगत मांग आधारित वितरण सुनिश्चित करना है। शिक्षक हस्तांतरण नीति वर्ष 2016 में अधिसूचित की गई थी और वर्ष 2017 में संशोधित की गई थी। बाद में समय समय पर इसमें कुछ बदलाव भी किए गए। समय के साथ विभाग ने वर्तमान नीति को लागू करने में कुछ चुनौतियों का अनुभव किया, इसीलिए इस नीति को निरस्त करने और कुछ मौजूदा प्रावधानों में संशोधन करके और कुछ नए प्रावधान शामिल करते हुए नीति को संक्षिप्त और सटीक बनाकर एक नई नीति लाने पर विचार किया गया। मसौदा नीति में प्रस्तावित महत्वपूर्ण परिवर्तनों में राज्य शिक्षक पुरस्कार और राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के आधार पर जोन और अंकों की अवधारणा को समाप्त किया गया है। नई नीति के अनुसार शिक्षक अपने सेवा करियर के दौरान एक स्कूल में अधिकतम 5 साल तक रह सकता है। इसके अलावा नई नीति में विधवाओं के लिए श्रेणीबद्ध तरीके से एक अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। पात्र नियमित शिक्षक और अतिथि शिक्षक न्यूनतम 10 शैक्षणिक ब्लॉक चुन सकते हैं। नई नीति में पात्र नियमित शिक्षकों और सभी अतिथि शिक्षकों से राज्य काडर और जिला काडर पदों के लिए विशेष जिले के सभी ब्लॉक के लिए न्यूनतम 10 शैक्षणिक ब्लॉक का विकल्प मांगा जाएगा। नियमित और अतिथि शिक्षकों दोनों की पसंद पर विचार करके हर एक पद के लिए हर एक ब्लॉक के लिए समानीकरण किया जाएगा। इसके अलावा दंपति के मामले में उन सभी पुरुष और महिला शिक्षकों को अधिकतम 5 अंक दिए जाएंगे जिनके पति पत्नी हरियाणा राज्य के किसी विभाग, बोर्ड, निगम, पीएसयू, राज्य विश्वविद्यालय या हरियाणा में स्थित किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय में या केंद्र सरकार, पीएसयू हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ में नियमित आधार पर कार्यरत है या अतिथि शिक्षक के रूप में तैनात है। इतना ही नहीं, जिला काडर होने के कारण C&V शिक्षकों को जिले के भीतर उनकी पोस्टिंग सुनिश्चित करने के लिए TGT काडर के शिक्षकों की तुलना में उनके जिलों में प्राथमिकता दी जाएगी। सभी योग्य ESHM को अनिवार्य रूप से ESHM के साथ साथ TGT के पद का विकल्प भी भरना होगा। ESHM के लिए चयनित योग्य रिक्त आवंटित करते समय के पद के विकल्प को प्राथमिकता दी जाएगी। ESHM के सभी पदों को आवंटित करने के बाद ही शेष को TGT के पदों पर आवंटित किया जाएगा। इसके साथ ही अच्छे परिणाम प्रदर्शन का लाभ केवल प्रिंसिपल और हेडमास्टर को स्कूल के परिणाम के आधार पर देने का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। 80 से कम संख्या वाले विषयों के शिक्षकों को PGT, TGT, C&V को 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के कारण अनिवार्य रूप से ड्राइव में शामिल नहीं किया जाएगा, जब तक कि पदों के युक्तिकरण के कारण उनके पद को सरप्लस घोषित नहीं किया जाता है। विभाग हर एक GTD के क्रियान्वयन से पहले ऐसे विषयों की एक सूची प्रकाशित करेगा। अगर कोई शिक्षक किसी रिक्त के विरुद्ध पंचकूला के जिले के मोरनी क्षेत्र या पलवल जिले के हथनी शैक्षिक खंड या नूह जिले में स्थित स्कूल में तैनात होने का इच्छुक है और उसने मोरनी क्षेत्र और पलवल, नूह, फरीदाबाद या गुरुग्राम के मामले में ना तो पंचकूला को अपना गृह जिला घोषित किया है
और न ही दोनों क्षेत्रों के लिए पंचकुला जिले और पलवल, नो फरीदाबाद या गुरुग्राम जिले में स्थित किसी स्कूल में 10वीं या 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की है। ऐसे नियमित शिक्षकों को मूल वेतन का अतिरिक्त 10% जमा महंगाई भत्ता दिया जाएगा और अतिथि अध्यापकों को 10,000 रूपए प्रति माह दिया जाएगा। प्रधानाचार्य के मामले में तालिका में बेहतरीन शैक्षणिक प्रदर्शन की गणना के लिए 10वीं और 12वीं कक्षाओं के उत्तीर्ण प्रतिशत की औसत पर विचार किया जाएगा। प्रधानाध्यापकों के मामले में अंकों की गणना के लिए केवल बोर्ड परीक्षा के 10वीं कक्षा के उत्तीर्ण प्रतिशत पर विचार किया जाएगा। अगर पति और पत्नी दोनों शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं, तो 10 अंकों के लाभ का दावा उनमें से कोई एक कर सकता है। शिक्षक हस्तांतरण नीति 2023 के दुर्बल विकार की बीमारी की सूची में क्रोनिक हृदय रोग और क्रोनिक धमनी रोग, क्रोनिक रीनल फ्लेयर, ब्रेन ट्यूमर, विभिन्न अंगों की घातकता, पैरापल्लोजिया, क्वाड्रिप्लोजिया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मिस्थेनिया ग्रेविस, पार्किंसंस रोग शामिल है। लीवर और किडनी प्रत्यारोपण, स्टिक फाइब्रोसिस और टाइप 1 मधुमेह शामिल है। सामान्य हस्तांतरण अभियान शुरू होने से कम 30 दिन पहले प्रशासनिक सचिव स्कूल शिक्षा द्वारा प्रशासनिक सचिव स्वास्थ्य के परामर्श सूची में संशोधन किया जा सकता है। हरियाणा की मनोहर सरकार समय समय पर बैठक कर कई योजनाओं पर विचार विमर्श करती है, जिसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से मंजूरी प्रदान की जाती है। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज निक्षय मित्र योजना के तहत टीबी रोग से ग्रस्त 5 मरीजों को गोद लिया है, जिसके बाद मरीजों को टीबी किट मुहैया करवाया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री के टीबी मुक्त भारत अभियान के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संकल्पबद्ध में होना पड़ेगा। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा की वर्तमान सरकार प्रदेश के विकास को गति देने के लिए कई योजनाओं पर काम कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को टीबी मुक्त भारत अभियान के निक्षय मित्र योजना के तहत टीबी रोग से ग्रस्त 5 मरीजों को गोद लिया और मुख्यमंत्री की ओर से पंचकुला के सीएमओ डॉक्टर मुक्ता कुमार ने मरीजों को टीबी किट प्रदान की। इससे पहले भी मुख्यमंत्री ने फरवरी महीने में भी 5 मरीजों को गोद लिया था, जिनके 6 महीने की इलाज की अवधि अब पूर्ण हो चुकी है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि टीबी कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। इसका नियमित रूप से सही अवधि तक उपचार किया जाए तो ये पूरी तरह से ठीक हो जाती है। इलाज के दौरान टीबी के रोगी को अधिक पोषक आहार की जरूरत होती है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने निक्षय मित्र योजना चलाई है, जिसके तहत टीबी रोगियों को पोषण संबंधी सहायता, जांच सहायता और व्यावसायिक सहायता प्रदान की जाती है। इन पोषण किट्स में गेहूं, चावल, मूंगफली, खाने का तेल एवं दालें शामिल है। इस पहले से टीबी रोगियों का मनोबल बढ़ता है और उन्हें बीमारी से लड़ने का हौसला भी मिलता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि हरियाणा सरकार प्रधानमंत्री के टीबी मुक्त भारत अभियान के लक्ष्य को 2025 तक प्राप्त करने की दिशा में निरंतर सहयोग कर रही है और हम सब हरियाणा को टीबी मुक्त प्रदेश बनाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से शनिवार को सीधा संवाद करेंगे। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल 5 अगस्त यानी शनिवार को राशन डिपो संचालकों से सीधा संवाद करेंगे। हरियाणा वो प्रदेश जिसकी गिनती देश के अग्रणी राज्यों में की जाती है। हरियाणा की छवि वर्तमान शासन में और भी ज्यादा मजबूत हुई है, क्योंकि यहाँ के नागरिकों और व्यवस्थाओं के बीच सुगमता के वो रास्ते गढ़े गए हैं, जहां से होकर नागरिकों को उन तमाम कल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ प्राप्त हो रहे हैं जिनके वो हकदार हैं। इसी कड़ी में मनोहर सरकार ने गरीब जरूरतमंदों के विकास के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की शुरुआत की है। इस योजना के लिए परिवारों के पहचान पत्र के जरिए लोगों को लाभ मिल रहा है और गरीब जरूरतमंदों को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है। मुख्यमंत्री का सोच है कि योजनाओं का लाभ प्रदेश के हर एक नागरिक तक पहुंचे। इसी कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत कौशल विकास, स्वरोजगार और रोजगार सृजन की शुरुआत की ओर कदम बढ़ाया गया है, ताकि अंत्योदय परिवारों की न्यूनतम वार्षिक आय 1 लाख से 1,80,000 तक प्रति वर्ष बढ़ाई जा सके। मुख्यमंत्री के इस दूरगामी सोच से प्रदेश के लोगों का निरंतर विकास सुनिश्चित हुआ है। इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साल 2022 में गुरु रविदास की 644वीं जयंती के अवसर पर किया था। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से अब हम प्रदेश के हर नागरिक और हर परिवार उसका डाटा हम इकट्ठा कर रहे हैं, सर्वे करा रहे हैं और सर्वे कराने के बाद हर परिवार का सोशो इकोनॉमिक स्थिति स्टेशन क्या है और उसके आधार पर उसको किस किस योजना का लाभ लेने का वो पात्र है, चाहे वो केंद्र सरकार की योजना हो, चाहे प्रदेश सरकार की योजना हो, वो जो पात्र होगा उस पात्र को ही सबसे पहले उस योजना का लाभ मिलेगा। अगर मेरिट इसकी हमको बनानी होगी तो वो रिवर्स इकोनॉमिक जो उसका स्टेटस है वो उसकी मेरिट होगी। सबसे ज्यादा जो कम आय वाला व्यक्ति होगा वो सबसे पहला पात्र होगा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। 1 लाख परिवार उसकी सिलेक्शन वो हमने शुरू कर दी है। लगभग 12-13 हजार परिवारों का आय का जो मूल्यांकन है, आय का वेरिफिकेशन है, वो हमारे पास होके आ गया है। साथ साथ आता रहेगा, साथ साथ हम काम करते रहेंगे। लगभग 1 लाख परिवार की पहले चरण के अंदर ये हमारी योजनाएं होंगी। उसमें 8-10 तरह के काम डिपार्टमेंट्स ने मिलकर सोचे हैं, जिसमें उनकी ऑप्शन ली जाएगी कि वो क्या काम करना चाहता है। वो कहीं, क्योंकि सामान्य व्यक्ति होंगे इसमें, सामान्यतः जो अनपढ़ गरीब परिवार हैं वही ज्यादा होंगे और उनको जो काम करने लायक, खास करके मजदूरियां हैं, कई तरह की ठेकेदारी की मजदूरी है, कहीं मनरेगा का काम है, कहीं पंचायत में तरह तरह के काम हैं, या इंडस्ट्री के अंदर इस प्रकार के लोगों की प्राइवेट नौकरियों की जरूरत पड़ेगी तो वो उनको ऑफर करेंगे। कुछ इंडस्ट्री के लोगों से हमारा तालमेल कर भी लिया हमने। और जहां कहीं सरकार में आवश्यक होगा, उसकी इतनी योग्यता किसी की होगी तो सरकार में देंगे। कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के नाते अपना रोजगार करना चाहता है, मानो कोई 2 पशु बांध करके दूध का काम करना चाहता है तो उसको आर्थिक सहायता उसकी वो कराएंगे, बैंक से कराएंगे। बैंक से बहुत सी स्कीमें हैं, बहुत सी ये जो माइक्रो फाइनेंस के सिस्टम्स हैं बहुत एजेंसियों के, उनके साथ हमने बातचीत की है। उनका हम भी जो है अपने सिस्टम से उनको सहायता कर सकते हैं। अर्थात कोई भी परिवार जिसकी न्यूनतम आय 1 लाख रुपया प्रति वर्ष जरूर हो, ऐसी योजना पर हम काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से राज्य के गरीब परिवारों की आय में वृद्धि करने के लिए शुरू किया गया है। ये एक ऐसी योजना है जिसके जरिए गरीब परिवारों के पहचान पत्र बनाए जाते हैं और गरीब जरूरतमंदों को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। यही नहीं, हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत कुछ परिवारों को चयन भी किया जाता है, जिनकी आय को बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से हर संभव प्रयास करने की पूरी रूपरेखा भी तैयार की जाती है, जिसके तहत इन सभी परिवारों को विभागीय योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है और इसमें आवेदन करवाने के लिए भी एक ऐप का शुभारंभ किया गया है। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं हरियाणा सरकार परिवार स्तर पर आर्थिक सहायता के लिए तत्पर। 1 लाख सालाना से कम आय वाले परिवारों के बनते हैं परिवार पहचान पत्र। परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का किया जा रहा है प्रयास। पहचान पत्र बन जाने से सरकार के पास होगी लाभार्थियों की सूची। सरकार की ओर से सूची के जरिए लाभार्थियों के उत्थान का प्रयास जारी। सरकार की ओर से बेरोजगार नागरिकों को कौशल विकास प्रशिक्षण किए जाते हैं प्रदान। राज्य के लगभग 1 लाख परिवारों को योजना का मिल रहा है लाभ। शिरोमणि गुरु रविदास जी की 644वीं जयंती के अवसर पर योजना की शुरुआत। सीएम मनोहर लाल ने वीसी के जरिए की हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की घोषणा। हरियाणा के नागरिकों को
आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है योजनाओं का उद्देश्य। हरियाणा में योजना के लागू होने के बाद से बेरोजगारी दरों में गिरावट आई। राज्य के गरीब नागरिकों को योजना के तहत मिल रहे हैं रोजगार के अवसर। योजना के जरिए राज्य के गरीब परिवारों को दिया जा रहा है ज्यादा धन कमाने का लाभ। अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के जरिए गरीब भी हो सकते हैं विकसित। हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के पोर्टल के बारे में दी जा रही जागरूकता। योजना के जरिए कम आय वाले परिवारों की वित्तीय सहायता होती है प्राथमिकता। सरकार की ओर से हरियाणा राज्य में पैदा होते हैं रोजगार के नए अवसर। वार्षिक आय 1 लाख से कम वाले परिवारों को मिलती है आय में वृद्धि के अवसर। सरकार की ओर से स्वरोजगार के लिए ब्याज मुक्त ऋण देने की व्यवस्था। वहीं मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत प्रदेश के 1 लाख से ज्यादा गरीब परिवारों की आय बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें से पहले 2 चरणों में आयोजित अंत्योदय मेलों में लगभग 50,000 से ज्यादा परिवारों को बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाया गया है। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए। उम्मीदवार की वार्षिक आय 1 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि आवेदक के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज क्या क्या हो सकता है। आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, स्थायी प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, परिवार पहचान पत्र। वहीं इस योजना के तहत हरियाणा के सरकारी महकमों, बोर्ड निगमों और सरकारी संस्थाओं में फिर से अनुबंध आधार पर कर्मचारियों की भर्ती होगी। प्रदेश सरकार ने कच्चे कर्मचारियों की भर्ती पर पिछले साल 28 सितंबर से लगी रोक को हटा दिया है। कच्ची नौकरियों में गरीब परिवारों को युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी और नौकरी के लिए अंत्योदय परिवार की सूची में शामिल परिवारों, सक्षम युवाओं और जरूरतमंद लोग जिनके परिवारों की वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम है, उन्हें भी प्राथमिकता दी जाएगी। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि योजनाओं के तहत शामिल विभाग कौन कौन से हैं। हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी, हरियाणा राज्य बाल भवन परिषद, महिला विकास निगम, पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम हरियाणा, कौशल विकास मिशन, अनुसूचित जाति एवं वित्तीय विकास निगम, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, विकास एवं पंचायत विभाग, रोजगार विभाग, मत्स्य पालन विभाग, बागवानी विभाग, पशुपालन और डेयरी विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। वहीं हमारे देश में काफी ऐसे लोग हैं जो आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण अपना जीवन अच्छे से यापन नहीं कर सकते और ऐसे में उन्हें काफी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। इसके चलते मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का आरंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से गरीब जरूरतमंदों की जीवन स्तर ऊपर उठाने में काफी हद तक राहत मिलेगी और उन्हें विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर भी प्रदान होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, हरियाणा में उज्ज्वला डिस्कॉम आश्वासन योजना की शुरुआत कब की गई थी। इसका सही जवाब है ए 5 नवंबर 2015। ढेरों जवाब है, लेकिन आज की हमारी विजेता हैं गुरुग्राम से इशिता। इशिता, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी।
तो वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं, उनकी कार्यप्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं, जानते हैं तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो वैसे ही शख्सियत से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है डॉक्टर रेणु चावला, जो कि कैथल से सिविल सर्जरी के पद पर काबिज हैं। सुनिए। जी, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एक IMI अभियान की शुरुआत की जा रही है, जिसमें हमारे 0 to 5 इयर्स के जितने बच्चे हैं उनको फुली इम्यूनाइज़ किया जाएगा और प्रेग्नेंट लेडीज़ का भी। इसके तहत स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पूरा हेड काउंट सर्वे हुआ है, अर्बन एरिया में भी और रूरल एरिया में भी। हर फैमिली से जो 0 to 5 इयर्स के बच्चे हैं उनको काउंट किया गया है कि जो बच्चे इम्यूनाइज नहीं हैं अर्बन एरिया में भी और रूरल एरिया में भी। और इस तरह से हमारे पास जो टोटल प्रेग्नेंट वीमेन आई हैं वो 515 हैं। 0 to 2 इयर्स के बच्चे 1897 हैं और 2 to 5 इयर्स के बच्चे 1103 हैं। इसके लिए हमने 395 सेशन लगाएंगे और ये हमारा प्रोग्राम जो है 3 राउंड्स में होगा। फर्स्ट राउंड हमारा 7 अगस्त टू 12 अगस्त, सेकेंड 11 सितंबर टू 16 सितंबर एंड थर्ड इज़ 9 अक्टूबर टू 14 अक्टूबर। और इसमें जो नंबर ऑफ़ सेशन इन हाई रिस्क एरियाज़ हैं उनमें स्पेशल किया गया है। जो बच्चे लेफ़्ट आउट हो जाते हैं, झुग्गी झोंपड़ी है या स्लम एरियाज़ हैं, तो सभी बच्चों को इम्यूनाइज़ किया जाएगा, जिसके हमारे 27 सेशंस हैं। क्योंकि अगर एक भी बच्चा छूटा तो सुरक्षा चक्कर टूटा, इसलिए सभी बच्चों को इम्यूनाइज़ किया जाएगा। जो भी कोविड की वजह से या किन्हीं और कारणों से वो रह गए हैं वो उनको इम्यूनाइज़ किया जाए। तो इसके लिए हम मीडिया की तरफ से सबको यही हम सिफारिश करते हैं और कि सब कोऑपरेट करें और इन बच्चों को इंजेक्शन लगवाएं। उससे कई घातक बीमारियां हो सकती हैं, जैसे हमारे मीज़ल्स है, रूबेला है, TB है, हेपेटाइटिस है और इस तरह की बहुत सी बीमारियां हैं वो बच्चे को हो जाती हैं। गलगोटू है, अगर एक भी इंजेक्शन नहीं लगता है तो वो बीमारी आ जाती है। ये डिफरेंट तरह के इंजेक्शन होते हैं। महिलाओं को तो TD का इंजेक्शन लगता है और बच्चों को जैसे जन्म पे BCG और हेपेटाइटिस है और पोलियो की ड्रॉप्स पिलाई जाती हैं। फिर 1.5 महीने पे हम पेंटावेलेंट देते हैं और हेपेटाइटिस दोबारा, फिर 2.5 महीने पे, फिर 3.5 महीने पे, ऐसे 9 महीने पे मीज़ल्स का और MR1 और MR2 आगे चलता है हमारा। तो ये सारा हमारा यूनिवर्सल प्रोग्राम में है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज के इस सवाल में क्या कुछ। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज के सवाल पर। हरियाणा श्रमिक मृत्यु सहायता योजना के तहत लाभार्थी को कितनी राशि प्रदान की जाती है? A 5 लाख रुपए, B 3 लाख रुपए, C 1 लाख रुपए, D 2 लाख रुपए। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो इस खास पेशकश के जरिए हमारा उद्देश्य है मनोहर सरकार के मनोरथ को जनता तक पहुंचाना, ताकि प्रदेशवासियों को हरियाणा सरकार की हर एक योजनाओं का लाभ मिल सके। क्योंकि जब प्रदेश की जनता खुशहाल होगी तो प्रदेश विकास के पथ पर तेजी से दौड़ सकेगा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।